नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 14 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ था, 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, तो उनको याद करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सही रहेगा यही चीज़, कोई ऐसे ही हंसते हंसते चला जाता है हम लोगों के लिए ही, तो उनके लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं लोग। वैलेंटाइन डे भी कुछ लोग मना रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कुछ भी गलत नहीं होता है। तो इनको ट्रिब्यूट देते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का। हेडलाइन यही है कि कल मोदी जी की यात्रा हुई है अमेरिका के लिए और वहाँ पर कई सारे चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा है पर्सनली वो है कि F-35 जो है फाइटर जेट जो है उसको लेकर भारत ने डील किया है। किसके साथ में? तो अमेरिका के साथ में। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत आप मान सकते हैं। हालांकि सुखोई 51 जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा हथियार माना जाता है। F-35 जो है अमेरिकन तकनीक हो गया और सुखोई जो है ये रसियन हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इशू है। जैसे इमिग्रेशन को हम लोग आज समझेंगे कि प्रवासन क्या होता है और किस तरह की वार्तालाप हुई है उसको लेकर वो समझेंगे। मोदी जी और ट्रंप के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है उसको समझेंगे। मैंने आपको आईआर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया था, उसके बाद आईआर के 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। कल भी मैंने एक अपलोड किया है भारत और फ्रांस का संबंध। इससे पहले भारत बांग्लादेश और भारत यूएस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए करना क्या होता है। स्टैटिक टॉपिक भारत यूएस रिलेशन आपने पढ़ लिया। अब आज का जो करंट अफेयर है वो आप उसमें ऐड ऑन करेंगे। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से F-35 को लेकर डील किया गया है और किस प्रकार से ऊर्जा सेक्टर में, AI के सेक्टर में, क्वांटम के सेक्टर में, इमिग्रेशन के सेक्टर में हमने क्या किया है तो डील किया है। और ये भी रखा है $500 बिलियन का व्यापार करेंगे भारत और यूएसए। कब तक? तो 2030 तक। ये भी लक्ष्य रखा है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक ही चीज़ कहना था कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। भारत की नीति जो है वो संरक्षणवादी नीति है। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो भारत सरकार बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है यूएस के सामान पर या और भी देशों के सामान पर, जिससे उनके सामान भारत में महंगे हो जाते हैं। आपने कभी न्यूज़ सुना है कि कई सारे लोग यूएस से आईफोन मंगवाते हैं अपने रिश्तेदार के से या किसी और के कहकर? क्यों मंगवाते हैं वो? क्योंकि वहाँ पर और भारत के रेट में और क्वालिटी में डिफरेंस हो जाता है। रेट में 20 से 30 हज़ार का फ़र्क होता है। जो आईफोन यहाँ पर आपको 70,000 या 1,00,000 रुपए का मिल रहा है, वही सेम आईफोन वहाँ पर आपको 30,000 के करीब में सस्ता मिल जाता है। 35,000 तक भी कई बार चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप ले रहे हैं। तो इसके कारण से कई सारे लोग आपने देखा होगा कि तस्करी भी करते हैं आईफोन का या अलग अलग आइटम का यूएस से लाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर सस्ता पड़ता है, टैरिफ से बच जाते हैं। भारत में इतना ज़्यादा टैरिफ उस पर लगाया जाता है कि क्या हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। इसी तरह से यूएस के कार भी हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। भारत सरकार ने अभी प्रपोजल रखा है कि भारत सरकार कई सारे जगहों पर टैरिफ को कम करेगी और कोशिश करेगी कि व्यापार को दोनों पक्षों के हित में बनाया जाए, एक पक्ष में झुका हुआ न रहे। बातचीत अच्छी हुई है। आतंकवाद को लेकर ही बातचीत हुई है। एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी है जिसको प्रत्यर्पित करेगा यूएस भारत को, यानी कि भारत लाया जाएगा उसको यूएस से। दूसरा हेडलाइन क्या है बंधुओं? दूसरा हेडलाइन है कि प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, असेंबली अंडर सस्पेंशन। ये इसमें कहा गया सस्पेंडेड हो गया है वहाँ की असेंबली और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अनाउंसमेंट कम्स आवर आफ्टर पार्लियामेंट एडजर्न टू मीट इन मार्च। देखिए ये गवर्नर हैं भल्ला साहब, कहाँ के? तो मणिपुर के। इन्होंने ही राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं कि राज्य का शासन, क्या बोला जाता है गवर्नर के द्वारा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है।
आर्टिकल 365 का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल है, सारे आज हम लोग देखेंगे क्योंकि पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। यूएस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये राष्ट्रपति शासन, क्योंकि भारत में लगभग 9 वर्षों के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। इससे पहले 2016 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय मोदी जी की गवर्नमेंट ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के पश्चात से उस प्रेसिडेंट रूल को खारिज कर दिया गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इससे आपने क्या सीखा कि प्रेसिडेंट रूल जो है उसका न्यायिक समीक्षा भी किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, ये आपने सीखा। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझते हैं। इमिग्रेशन की समस्या क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। बाकी आईआर के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन वो टॉपिक न्यूज़ वाले हैं या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा वो, इसलिए आपके लिए मैं उस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। एक न्यूज़ और है जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वो क्या है कि यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल लीड कर रहे हैं किस चीज़ में, स्टेशन मेकओवर में। मेकओवर क्या है, तो ये प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन करके एक योजना चलाई गई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो आपको दिखेगा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम यहाँ पर चलाया गया था, और इसी स्कीम के तहत में देश भर के बहुत सारे स्टेशनों का बहुत सारा पैसा खर्च करके मेकओवर किया जा रहा है, जो आपको दिख भी रहा होगा। जैसे बिहार में सहरसा जो है वो अमृत भारत स्टेशन के तहत में तैयार होने वाला पहला स्टेशन था जिसको अच्छे से मेकओवर किया गया है। मेकओवर का तात्पर्य क्या होता है कि उसको सुंदर बनाया जाता है, साफ़ सुथरा बनाया जाता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, टॉयलेट बनाए जाते हैं, विश्राम के लिए घर बनाए जाते हैं, फूड का और बाकी चीज़ों का इंतजाम किया जाता है, जिससे स्टेशन क्या हो, गरिमापूर्वक हो और अच्छा स्टेशन बने। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग करते हैं भारत और यूएस के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसको समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से मैंने उठाया है, ट्रांसलेटेड वर्जन है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ओके, देखिए क्या है ये टॉपिक। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैं भारत और यूएस का रिलेशन पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने समझाया है भारत और अमेरिका का संबंध, डिटेल में समझाया है, बस आपको इसको उसमें ऐड ऑन करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपसे अगर भारत और यूएस का रिलेशन पूछता है तो जैसा कल भी मैंने आईआर के वीडियो में बताया है, पहला इंट्रो क्या लिखेंगे कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी की आधिकारिक यात्रा हुई है यूनाइटेड स्टेट के लिए, और वहाँ पर कई सारे चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन सेट करने वाले को रेफरेंस मिल जाता है कि किस प्रकार से क्यों पूछा गया है, और बच्चे को ये समझ है कि क्यों पूछा गया है। करंट से शुरुआत करना चाहिए हमेशा आईआर के सवालों को। अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाली बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कई सौदों के बारे में बातचीत की है उन्होंने, जिसमें F-35 लड़ाकू जेट की आपूर्ति को लेकर भी बातचीत की गई है, और अमेरिकी तेल आयात करना ये भी उसमें बताया गया है। हालांकि अमेरिका से तेल आयात करना भारत को महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। सोचिए ज़रा, अमेरिका तेल एक्सपोर्टर है, दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। हालांकि उसके पास में ज़्यादा तेल उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुनिया के अलग अलग जगहों से उसने ढेर सारे तेल इकट्ठे किए, अब वो उसको बेचता है, तो तेल एक्सपोर्टर इसको कहा जाता है। वहाँ से तेल खरीदने के लिए हमें वो बोल रहा है हम खरीदेंगे, लेकिन अपने सुविधा अनुसार ही खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2025 से भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाएगा, F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को ऊर्जा बेचेगा और व्यापार समझौतों पर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिससे भारत दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए अधिक अमेरिकी तेल गैस आयात करना शामिल है। इसमें यह कहा गया कि अमेरिकी सरकार भारत को तेल बेचना चाहती है, जिससे क्या हो, अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार घाटा कम हो। व्यापार घाटा क्या तात्पर्य होता है? जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे भारत ने अमेरिका को बेचा 200 रुपये का सामान, अमेरिका ने भारत को बेचा 100 रुपये का सामान, तो अमेरिका को क्या हो रहा है? 100 रुपये का व्यापार घाटा हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है यहाँ पर। इसलिए अमेरिका ने बोला कि व्यापार घाटा कम करो, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की नीति है। इसी प्रकार से भारत और चीन का एग्जाम्पल लीजिए। भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा अतिशय है, हद से ज़्यादा है, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम उतना बना नहीं पाते, बनाते हैं तो चीन को बेच नहीं पाते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर व्यापार किसके पक्ष में झुका हुआ है? तो चीन के पक्ष में झुका हुआ है। ओके, देखिए अगला क्या है। उन्होंने व्यापार समझौते पर चर्चा के भी सहमति जताई है, घोषणा की, और एक नया रक्षा ढांचा
तैयार किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तैमूर राना को प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ये आतंकवादी है और इसको भारत को सौंपेगा कौन? तो यूएस। अवैध आव्रजन का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इमिग्रेशन का जो मुद्दा है, यूएस से जो लोगों को बांध करके भारत भेजा गया, आप इस पर क्या सोचते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इमिग्रेशन केवल यूएस की समस्या नहीं है, बल्कि भारत में भी बांग्लादेश से, म्यांमार से, श्रीलंका से, बहुत सारे देशों से भाग भाग करके लोग आते हैं। अवैध रूप से कोई कहीं पर भी जाता है तो वो चीज़ सही नहीं है। उन्होंने बोला कि हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो, यानी कि उन्होंने बोला कि भारतीय नागरिक वो होने ही चाहिए, तभी हम इसको वेरीफाई करें, तब भारत भेजें, हम उनको स्वीकार करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर बात समझने का ये है, जैसा यूएस ने भी बोला है और भारत सरकार ने भी ये चीज़ मुद्दा उठाया कि क्या उनको बांध करके भेजना ज़रूरी है, तो इस पर यूएस गवर्नमेंट ने जवाब दिया था कि कई बार जब हम उनको प्लेन में बिठा करके दूसरे देश भेजने की कोशिश करते हैं तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि उनके तो सब कुछ लुट चुका है उनका। वो बहुत सारा पैसा लगाकर अमेरिका पहुँचे थे और अमेरिका में पकड़ करके विमान में बिठा करके उनको वापस भेजा जा रहा है, तो वो सब कुछ उनका बर्बाद हो चुका है। इसलिए कई बार वो हिंसक हो जाते हैं, अटैक कर देते हैं एक दूसरे पर, इसलिए हमें बांधना पड़ जाता है। हालांकि भारत सरकार ने इशू उठाया है कि ये मानव अधिकार के खिलाफ है। तैमूर राना के प्रत्यर्पण पर ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 में मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक को प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और हम उसको भारत भेजेंगे कि वहाँ पर उसके खिलाफ क्या हो तो कार्रवाई किया जा सके। द्विपक्षीय व्यापार को देखिए क्या बोला गया है, 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करना, 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक जो हमारा वर्तमान का 250 के आसपास में व्यापार है, उसको अगले 5 वर्षों में, अब 2030 तो ज़्यादा दूर है नहीं, 5 ही वर्ष दूर है, 5 वर्ष बाद 2030 होगा, तो उन्होंने बोला है कि 500 अरब डॉलर हम इसको कर लेंगे। तेल के क्षेत्र में भी हम व्यापार करेंगे और रक्षा के क्षेत्र में भी हम व्यापार करेंगे, एआई के क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में भी। जैसे प्रधानमंत्री जी का जब मैंने भाषण सुना, मुझे सुनना पड़ता है ना आपको पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने निसार की बात की है, जिसमें नासा और इसरो जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं और इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल यूज करके इस सैटेलाइट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा। अब मानव प्रवासन कारण और प्रभाव पढ़ेंगे। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मानव प्रवासन क्या है, यानी कि इमिग्रेशन क्या है और इसके पीछे निहित कारण क्या हो सकते हैं। भारत और यूएस के संबंधों के तत्वाधान में इसके बारे में लिखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मैंने क्या बोला, 2 प्रकार के सवाल मैंने डाले इसमें। एक ही सवाल में कल मैंने दिखाया भी था। एक सवाल हो गया कि मानव प्रवासन क्या है, इसका कारण बताइए, और दूसरा क्या है, भारत और यूएस के रिलेशन में किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहा है मानव प्रवासन, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि मानव प्रवासन क्या है। प्रवासन का सबसे आधिकारिक हमेशा डेफिनेशन देना चाहिए। आधिकारिक डेफिनेशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी जो है, एक प्रवासी को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अपने निवास स्थान से दूर किसी अन्य राज्य या देश में स्थानांतरित हो रहा है, स्थानांतरित हो गया है, या तो हो रहा है या फिर हो गया है। क्या हो गया है, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया है या फिर ऑलरेडी हो रहा है। इसके 2 फैक्टर होते हैं। प्रवासन 2 कारणों से होता है। मोटा मोटी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो इसमें 2 कारण होते हैं। पहला कहते हैं पुश फैक्टर और दूसरा कहते हैं पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होता है, अब जरा इसको सबसे सामान्य भाषा में समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। पकड़ुआ विवाह आपने सुना है, पकड़ुआ विवाह, वो क्या हो गया, वो हो गया भाई क्या, पुश फैक्टर कि ज़बरदस्ती करके किया जा रहा है। और पुल फैक्टर का मतलब होता है आकर्षण से, स्व इच्छा से कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है। जैसे अमेरिका के केस में क्या होगा, पुल फैक्टर हो जाएगा, आकर्षण है लोगों को लगता है। डोंकी मूवी देखी है आपने, डोंकी या डोंकी पता नहीं क्या है नाम, बड़ा ही शानदार मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, राजकुमार हिरानी ने उसको डायरेक्ट किया है, देखिएगा, अद्भुत मूवी है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्या होता है। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या लोग जो आए, वो क्या था, पुश फैक्टर, हिंसा के कारण आ गए वो भारत या बांग्लादेश।
पुल फैक्टर क्या होता है? अमेरिका जो भारत के लोग जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं या कनाडा जाते हैं, उनको लगता है वहाँ पर जाते ही उनका जीवन बदल जाएगा, वो एकदम से करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे और महंगी महंगी गाड़ियाँ रख लेंगे, घर रख लेंगे, बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा उनका जीवन। तो ये आकर्षण है जिस कारण से वो वहाँ जाना चाहते हैं, खुद ही जाना चाहते हैं। रोहिंग्या आना नहीं चाहते थे, उनको मार करके भगाया गया। तो ये दोनों अंतर को समझिएगा। प्रवासन का संख्यात्मक डेटा जनसांख्यिकी और आवृत्ति में बदलाव का जांच करने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि प्रवासन कैसे किस दिशा में हो रहा है। प्रवासन को निर्धारित करने वाले कारकों की विस्तृत श्रृंखला लोगों की आवाजाही को निर्धारित करती है, जिसमें पुश और पुल कारक होते हैं। पुश कारक वे होते हैं जो किसी व्यक्ति को स्थान छोड़ने, किसी अन्य स्थान प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे आर्थिक कारण कि वहाँ पर नौकरी नहीं मिली, सामाजिक कारण हिंसा हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण कई सारे लोग अपना घर छोड़ देते हैं। पुल कारण क्या होता है कि उनको आकर्षित करता है वो जगह, नौकरी का अवसर, रहने की बेहतर स्थिति, बुनियादी या उच्च स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता या अच्छी एजुकेशन या बेहतर लाइफ स्टाइल, इसके लिए लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पुल फैक्टर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी बार? क्योंकि बंधुओं ये पूछा जाता है कि प्रवासन के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में लिखिए, इसका क्या कारण है, और कुछ आंकड़ों सहित आप लिख सकते हैं इसको। अगला देखिए क्या है, प्रवासन में क्रमिक वृद्धि। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले कई वर्षों में प्रवासन उत्पादन प्रक्रिया, प्रदान की गई सेवाओं प्रतिमान में बदलाव, विभिन्न आर्थिक क्षेत्राधिकार मांग, अवसरों में वृद्धि कारण देखा गया है। उत्पादन प्रक्रिया में नए प्रतिमान के कारण 1980 के दशक से प्रवासन स्पष्ट रूप से बढ़ा है। कौशल विकास ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है। यानी कि नौकरी, पेशा, आर्थिक चीज़ें सबसे बड़ा कारण है अपने देश में। अपने देश के अंदर एक होता है इंटरनल इमिग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल इमिग्रेशन। देश के अंदर प्रवासन, जैसे मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं प्रवास करके बिहार से आया हूँ, है ना। और कोई अगर अमेरिका गया भारत से तो एक्सटर्नल हो गया, ये सीधा प्रवासन हुआ। कोई अगर शहर से गांव की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। उत्पादन प्रक्रिया के नए प्रतिमान के कारण 1980 के दशक से प्रवासन स्पष्ट रूप से बढ़ा है। कौशल के विकास ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना दिया है। प्रवासन और भारत वैश्विक स्तर पर प्रवासन संबंधी पहल 2020 तक लगभग 281 मिलियन लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। कुल वैश्विक आबादी का 3.6% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की चुनौती, कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन के द्वारा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता। सबसे लेटेस्ट वाले का थीम देख लीजिएगा, पिछले वर्ष जो मनाया गया है ये पुराना था। सतत विकास के नए एजेंडे 2030 पहली बार सतत विकास में प्रवासन योगदान को मान्यता देता है। 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 में प्रवास या गतिशीलता के लिए प्रासंगिक लक्ष्य और संकेतक शामिल हैं। अब यहाँ पर रुक जाइए, क्या आपको ये याद करना है? हाँ, क्यों? बीपीएससी वालों ने बड़ा खतरनाक सवाल पूछा 68 बीपीएससी में। उन्होंने बोला एसडीजी 6 के बारे में था या 5 के बारे में था, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात थी। उन्होंने ये नहीं बोला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में लिखिए, उन्होंने बोला कि एसडीजी नंबर इतना, इसके बारे में लिखिए। देखिएगा 68 बीपीएससी का GS1 का पेपर है शायद, देखिएगा उसमें उन्होंने पूछा हुआ। ये खतरनाक सवाल हो गया। कोई एसडीजी लक्ष्य याद करता है क्या? बीपीएससी वालों को याद करना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। भारत और अंतर्देशीय प्रवासन। भारत सबसे बड़ा प्रवासी देश है। कई देशों में अत्यधिक कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति करता रहता है। 2018 तक भारत से प्रवासी लगभग 193 देशों में गए हैं। दुनिया में कहीं भी जाइए भारतीय आपको दिखेंगे, अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक। उत्तरी अमेरिका तो भारत ही हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और यूरोप भी है, भरा पड़ा है सभी जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। इस तरह से भारतीय पूरे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। भारत के बाहर प्रवासी भारतीयों को सबसे जीवंत माना जाता है। यह स्थानीय सामुदायिक अर्थव्यवस्था में कई तरह से योगदान देता है, धन का प्रत्यावर्तन भी करता है, कमा के भारत भी भेजता है। भारतीय डायस्पोरा का योगदान भी है। भारतीयों ने केन्या, युगांडा जैसे उन देशों में सहायता प्रदान करने प्रमुख भूमिका निभाई है जहां अशांति, संघर्ष की स्थिति है। हालांकि एक छोटी संख्या में भारतीय व्यवसायी नौकरी प्रदान कर स्थानीय रोजगार पैदा कर स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। प्रवासन का महत्व क्या होता है ये भी देख लीजिए। श्रम की मांग आपूर्ति। प्रवासन श्रम की मांग आपूर्ति मंत्रालय को भरता है, यानी कि हमें श्रम की आवश्यकता कई बार पड़ती है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली, वहाँ पर सारे मुखिया जो हैं, यानी कि सारे जो कंपनी बनाने वाले हैं वो अमेरिकन हैं, लेकिन सारे वर्कफोर्स जो है वो एशिया के लोग हैं, जिसमें अधिकांश भारतीय लोग हैं। यानी कि वो अगर वहाँ से बाहर आ गए तो सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा।
श्रम की मांग और आपूर्ति, कौशल विकास, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक प्रेषण, सामाजिक प्रेषण, ये सारा कुछ इससे होता है तो प्रवासन से ही संभव होता है। नए नए रीति रिवाज, नए नए चीज़ों का चलन बढ़ता है और कल्चर का एक्सचेंज होता है। कल्चर का एक्सचेंज का मतलब क्या है? भारतीय कल्चर वहाँ के लोग सीखते हैं और वहाँ के लोगों का कल्चर हम अपने भारत देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? सीमांत वर्ग के सामने आने वाले मुद्दे, आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से व्यापक रूप से स्वीकृत लोग जैसे भारत में उच्च जाति, पश्चिम देश में गोरे रंग वाले लोग अन्य समाजों में आसानी से स्थानांतरित और स्वीकृत होते हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग जो होते हैं वो सभी जगहों पर स्वीकृत नहीं होते हैं। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। कई बार मेजबान देश आसानी से प्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में बने रहते हैं। राजनीतिक अधिकार और सामाजिक लाभों में बहिष्करण भी होता है कई बार उनका, जैसे वोट देने का अधिकार वगैरह से वो वंचित हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसके पीछे चुनौती है। समाधान क्या हो सकता है कि इलीगल इमिग्रेशन पर जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके रोक लगाया जाना चाहिए और भारत में अगर सभी को नौकरी मिल जाएगा, सभी को उचित अवसर मिल जाएगा, जस्टिस को हम यहाँ पर सिक्योर कर पाएंगे, न्याय को और टैक्सेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर भारत में भी इमिग्रेशन कम हो सकता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन मणिपुर। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी का पीटी आपका अगर है या फिर बीपीएससी का मेंस है, 70 का मेंस जो मई में शायद होगा या अप्रैल लास्ट वीक, मई के शुरुआत वीक में हो सकता है। जैसे पिछली बार नहीं हुआ था वैसे ही हो सकता है। और अगर आपका 71 का पीटी होगा तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अतिशय इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले 9-10 वर्षों में हमने इसको नहीं देखा है। पहले राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत छोटी बात थी। केंद्र सरकार उठती थी मॉर्निंग में, उसका मन नहीं लगता था, चलो आज बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन फिलहाल में 10 वर्षों में हमने पहली बार ही देखा है। और सबसे अचंभा की बात क्या है? राज्य में भी किसकी सरकार थी? तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। और केंद्र में भी किसकी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अपने ही मुख्यमंत्री को पहले उन्होंने हटाया, जो कि बहुत पहले हटाना चाहिए था, क्योंकि इन पर संदेह है। बीरेन्द्र सिंह जो हैं, जो वहाँ से हटे हैं, इन पर संदेह था कि इन्होंने हिंसा में कहीं न कहीं किसी न किसी हद से पार्टिसिपेट किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ये एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। जो भी है कारण, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने आपको समझाया है क्योंकि कई सारे जगहों पर मैंने पढ़ा है। एक ऑडियो लीक की भी इस घटना सामने आ रही है, जिसके बारे में किसी और दिन वार्तालाप करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये है कि अपने मुख्यमंत्री को हटाया उन्होंने और स्टेट असेंबली को सस्पेंड किया है। ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंड किया है, यानी कि राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही स्टेट असेंबली फिर से चालू हो जाएगी। वो ख़त्म नहीं किया गया है, उसको डिजॉल्व नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया है। ओके। भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। देखिए भारत में आपातकाल को लेकर कई सारे चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे 352 क्या है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है? राज्य आपातकाल है। 356 राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और 360 क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक भारत में कभी भी लगा नहीं है और न ही कभी लगेगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपात स्थितियों में से एक के रूप में राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्य स्तर पर किसी भी संवैधानिक टूटन या शासन की विफलता को संबोधित करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। क्या इसमें? जब भी राष्ट्रपति को खुद से या किसी अन्य स्रोत से ये जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य का शासन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश के द्वारा राष्ट्रपति शासन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वहाँ के सारी शक्तियाँ जो हैं कार्यपालिका की और विधायिका की, वो संसद के पास में आ जाती है, केंद्र सरकार के हाथों में है। केंद्र सरकार उसको अपने हाथों में लेकर अपने अनुसार शासन कर सकती है। वहाँ की असेंबली सस्पेंड हो जाती है। मुख्यमंत्री और बाकी जो शासनकर्ता हैं उनके पास में कोई भी पावर नहीं रहेगा। केवल और केवल पावर किसके हाथों में है? तो वो होगा केंद्र सरकार के हाथों में। राष्ट्रपति शासन का अर्थ, राष्ट्रपति शासन जो 356 जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है, कि अवधि को संदर्भित करता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। यह मैंने आपको समझाया है। यह वह अवधि है जब राज्य सरकार की स्वायत्ता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाती है, वही चीज़ है। इसको राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भारत के संविधान में इसके लिए आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, ये भी याद में रखिएगा।
राष्ट्रपति शासन लागू होने से केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल को निलंबित करने और राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से राज्य पर शासन करने का अधिकार मिल जाता है। किसको मिल जाता है? तो केंद्र की सरकार को मिल जाता है। और वहाँ पर अब जितने एक्ट बनेंगे वो कौन बनाएगा? तो वो अब बनाएंगे संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो जरा देखिए यहाँ पर, अब इसी को आपसे पूछा जाएगा। 355 बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। किसी राज्य पर कोई अटैक हो गया या इंटरनल रूप से विद्रोह हो गया तो केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है आर्टिकल 355 के अनुसार कि आप उस राज्य की रक्षा करेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया है? इंटरनल रूप से एथनिक वायलेंस चल रहा है, जातिगत रूप से जनजातियों के बीच में मैतेई और दूसरा जो गुट है उनके बीच में अहिंसक मतलब कि हथियारों से लैस। वहाँ की एक फुटबॉल टीम का वीडियो देखिएगा, मणिपुर के मैतेई समुदाय है या कुकी है, उनके फुटबॉल टीम का वीडियो देखिएगा, वायरल हो रहा था इंटरनेट पर। बड़ा ही डराने वाला चीज़ है। क्या है? असॉल्ट राइफल लेकर, यानी कि AK-47 और उस तरह के खतरनाक असॉल्ट राइफल जो होते हैं वो लेकर वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वो कंधे पर लटकाया हुआ है, लड़के लड़कियां, और फुटबॉल खेल रहे हैं। अपने देश की मैं कहानी सुना रहा हूँ। सोचिए जरा किस हद तक चले गए हैं। क्या हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान, ये ही लगाया गया है। संवैधानिक तंत्र वहाँ पर विफल हो गया है। 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव। ये 4 आर्टिकल हैं जिसके आधार पर भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी, भारत की सरकार ने, राष्ट्रपति जी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 355 के अनुसार भारतीय संविधान केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण, अशांति से बचाने के लिए मतलब उसका कर्तव्य है। सारे आर्टिकल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये 356 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है। और अगला है कि अगर राज्य ने कोई निर्देश दिया है, राज्य को कोई निर्देश दिया है केंद्र ने, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार को सुपरमेसी हासिल है गुरु। केंद्र सरकार ने बोला कि राज्य को ये काम करना है और राज्य सरकार ने उसको नहीं माना तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास में ये अधिकार है कि वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बोलेगा कि भाई साहब आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, चलो आज से आपकी शासन ख़त्म करते हैं। जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है, केंद्र सरकार अगर निर्देश देगी कि कोरोना के दौरान ये करना है और किसी राज्य ने बोला कि हम नहीं करेंगे, तो केंद्र की सरकार अगर चाहे तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। संसदीय स्वीकृति, राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर, 2 मंथ के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी है या लोकसभा का विघटन घोषणा का अनुमोदन के बिना 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो यह घोषणा नवगठित लोकसभा के 30 दिन के भीतर प्रभावी होनी चाहिए, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दे तो 30 दिनों के भीतर इसको वहाँ पर से पारित करवाना पड़ेगा। अगर लोकसभा कार्यकाल में नहीं है और वो कार्यकाल में जैसे ही आएगी 30 दिन के भीतर करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है? यही सारे तो पीटी फैक्ट हैं जो आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं। यहाँ पर है 6 महीने, मैं आपको दे दूंगा 1 साल, आप गलत कर देंगे। इसी को तो समझना होता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहता है। राष्ट्रपति हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति शासन को आगे रखने की मंजूरी दिए बिना 6 महीने की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसके लिए जारी रहने का मंजूरी दे दिया हो।
1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष अधिक एक बार में 6 महीने तक केवल तभी बढ़ाया जा सकेगा जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करती हो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में लागू हो। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लग सकता है, किसी रीजन में भी लग सकता है, किसी राज्य में भी लग सकता है, किसी राज्य के किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कुछ कठिनाइयों के कारण राज्य की विधानसभा के आम चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये किया जा सकता है। ये संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। हुआ क्या था मैं आपको समझाता हूँ। गुजरात दंगा याद है आपको, 2002। गुजरात दंगा के बाद वहाँ पर सरकार को खारिज कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंड किया गया था। उसके बाद से ये चीज़ हुआ था कि इलेक्शन अभी करवा लिया जाए तो रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसको बेनिफिट पहुंच रहा था। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम अभी यहाँ पर नहीं करने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है राज्य का। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर देता है अधिकार कि वो ये डिसाइड करे किस राज्य में कब इलेक्शन करवाना है। ठीक है। राष्ट्रपति घोषणा शासन की घोषणा उससे जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से, अर्थात सदन में उपस्थित लोगों का 50% से पारित करवाना पड़ता है। आधे से ज़्यादा लोगों ने अगर बोल दिया कि ये जायज़ है तो वो जायज़ रहेगा। हटाया कैसे जाता है? तो आपातकालीन घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चावर्ती घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से हटाते हैं? राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि आज हटा दो तो हट जाएगा, उसके लिए संसद जाना नहीं पड़ेगा। परिणाम क्या होता है ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये पीटी में पूछा जाएगा। किसको? तो प्रेसिडेंट। इतनी बार इसलिए घस रहा हूँ क्योंकि इसमें गलती कर देंगे आप। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी को निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति ले रहा है तो क्या कौन ले रहा है? दरअसल में आप समझ नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति जी अपने मन से काम नहीं करते हैं, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर चलते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली शक्तियाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथों में आ जाती है। लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। ओके। राष्ट्रपति जी से याद आया कि राष्ट्रपति भवन का जो उद्यान है, अमृत उद्यान, वो खुला हुआ है। दिल्ली में रहते तो जा सकते हैं घूमने के लिए। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्य में किसी भी निकाय प्राधिकरण संबंधित संवैधानिक प्रावधान का निलंबन सहित अन्य सही आवश्यक कदम उठा सकते हैं। मतलब सारा काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। राज्य कार्यपालिका पर राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य परिषद को बर्खास्त कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार या सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। कौन चलाता है? अब वहाँ का सचिव किसकी बात सुनेगा? तो राज्यपाल की बात सुनेगा। या फिर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? 2-4 लोगों को नियुक्त कर देंगे कि भाई साहब जाओ शासन संभालो जरा उस राज्य का, तो वो राज्यपाल के साथ मिलकर के वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। वस्तुतः यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणाओं को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के रूप में जाना जाता है। राज्य विधानमंडल पर राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर देता है या भंग कर देता है। वर्तमान में सस्पेंड किया गया है। क्या होता था? दरअसल पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का फैशन था। जब तक कोई प्रधानमंत्री 4-5 राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता था तब तक उसको लोग प्रधानमंत्री मानते ही नहीं थे। तो सोचा गया कि भाई इससे नुकसान हो रहा है, बार बार राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, राज्य की असेंबली डिजॉल्व हो जाती, फिर वहाँ पर चुनाव कराओ, भारी भरकम खर्चा आ रहा है। तो ये प्रावधान डाला गया कि सस्पेंड करते हैं राज्य असेंबली को, इनको बर्खास्त नहीं करते हैं। फिर सस्पेंड करेंगे, फिर जैसे ही हम राष्ट्रपति शासन हटाएंगे फिर से ये लोग आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ें अब होती हैं। जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 कौन याद करेगा?
जब राज्य विधानमंडल भंग या निलंबित हो जाता है तो संसद को कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। संसद के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में निर्देश किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है। संसद या प्रत्यायोजन के मामले में राष्ट्रपति या कोई अन्य निर्देश प्राधिकारी केंद्र या उसके अधिकारी और प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान करने, उन पर कर्तव्य आरोपित करने के लिए कानून बना सकता है। यानी कि केंद्र सरकार लोकसभा के द्वारा केंद्र सरकार संसद के द्वारा क्या कर सकती है, तो कानून बना सकती है, उसको लागू करवा सकती है। ओके, और जो कानून बनाया गया है वो राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावी रहता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही सारे बनाए गए कानून खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ऐसे कानून लागू रहने की अवधि घोषणा की अवधि के साथ समाप्त नहीं होती है। ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त, परिवर्तन या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो बाद में उसको परिवर्तित कर देती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति न तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्वयं संग्रहित, मतलब न्यायालय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर यह कहने की बातचीत चल, न्यायालय बिल्कुल अलग है, उसका राज्य सरकार से क्या लेना देना, वो तो अलग ही ढांचा है। 3 है ना अपने देश में, दरअसल चौथा मीडिया है। क्या है तो भाई विधानसभा है, विधानपालिका जिसको बोलते हैं, विधायिका जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका वैसे ही चलती रहती है, उस पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 1950 के बाद 125 बार लगाया जा चुका है। मणिपुर में भी इससे पहले लगाया जा चुका था 1986 में, 1986 में भी लगाया गया है और उसके बाद भी लगाया गया है। 10 बार लगाया जा चुका है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। ओके, हालांकि जैसा कि एच.वी. कामत ने, डॉक्टर अंबेडकर मर चुके हैं और अनुच्छेद 356 अभी भी जीवित है, ऐसा कमेंट किया था उन्होंने। बहुत बार लगाया गया है, जिसमें आप बिहार का भी उदाहरण दे सकते हैं। पहले बिहार में भी बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कुछ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, बिल्कुल आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ये कई सारे वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्यायिक समीक्षा के वाद में ले आया है और फैसले भी देती है कि राष्ट्रपति शासन सही है या नहीं, किस आधार पर लगाया गया है। उस तर्कों की जांच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आज क्या क्या पढ़ा हमने? आज पढ़ा है हमने भारत US का संबंध का करंट अफेयर। आज का जो संबंध मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कृपया करके जाकर उस वीडियो को देखिएगा। 70 BPSC IR करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें 3 वीडियो अपलोड होंगे। चौथा 5वां भी इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। दूसरा पढ़ा हमने कि मानव तस्करी और इमिग्रेशन की समस्या, जो प्रवासन की समस्या है, उसका क्या कारण है। उसका आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, उसका जलवायु परिवर्तन कारण हो सकता है, हिंसा हो सकता है, ये सारे उसके कारण हो सकते हैं। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर को समझा हमने। जैसे पकड़ुआ विवाह मैंने आपको क्या समझाया, ये पुश फैक्टर है, ज़बरदस्ती है। और नॉर्मल मैरिज क्या है, तो वो है आपका पुल फैक्टर की, आकर्षित कर रहा है आपको। तो ये दोनों भी हमने समझा। उसके बाद से समस्या का समाधान भी देखा, राष्ट्रपति शासन देखा, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखा, किस प्रकार से लागू किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो वो सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 आर्टिकल के आधार पर राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया गया है इस बार। तो इनमें से कोई एक आर्टिकल भी हो सकता है, तो उसके आधार पर लगाया जाता है 355, 356, 357 और 365। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, और तो अभी कुछ है नहीं अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमृत भारत स्टेशन योजना को पढ़ेंगे और भी कुछ न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।